together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Saheli Samvad. आदाब हैदराबाद, मैं हूं आरजे मोनिशा और सहेली संवाद के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है. सहेली संवाद इज ब्रॉट टू यू बाय सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, Maulana Azad National Urdu University and Rubaru, a youth development organization working on issues of social inclusion in Hyderabad for the last 10 years. सहेली संवाद के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर फरजाना खान, जो हेड ऑफ प्रोग्राम्स हैं एट माई चॉइसेस फाउंडेशन. हाय डॉक्टर फरजाना. हेलो मनीषा. आज के एपिसोड में हम घरेलू हिंसा और उस पे मदद कैसे ले, इस पर बात करेंगे. डॉक्टर फरजाना, घरेलू हिंसा की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर हम कहाँ देखते हैं घरेलू हिंसा होते हुए? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि घरेलू हिंसा, लोग सोचते हैं ऐसा अक्सर कि ये गरीबी के वजह से होता है, बेरोज़गार लोगों में ज़्यादा होता है, या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये बहुत है, स्लम्स में वहीं होता है. और या फिर एक और बड़ा हम लोगों ने समझते हैं कि शराब के नशे में रहते हैं तभी होता है, शराब भी वजह है. देखिए, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं. यानी ये अगर है तो हो सकता है कि जो सिवियरिटी है या स्केल है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन ये घरेलू हिंसा की वजह नहीं है. प्राइम रीजंस हमने अक्रॉस और पूरा डेटा रिसर्च भी करते हैं और माई चॉइसेस के अपने खुद के केसेस देखे हुए जो एक्सपीरियंसेस है कि ये पढ़े लिखों में भी होता है, गरीब और अमीर में भी होता है, हर क्लास में है, हर कास्ट में, हर रिलीजन में, मतलब ऑल वर्टिकल्स, हॉरिजॉन, आप जो भी सोच सकते हैं वहाँ होता है. मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरह से होता है. जैसे जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखेंगे इज़्ज़त का नोशन सबसे ज़्यादा वहीं होता है ना. और जो गरीब तबका होता है, जो स्लम्स में रहते हैं या गरीबी में रहते हैं, वो शायद वहाँ आवाज़ वो उठा लेती हैं, है ना. तो ये बड़ी अजीब बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खामोश है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कम से कम आवाज़ तो उठा रहा है. तो ये अक्रॉस है, इसको हमें कभी जनरलाइज नहीं करना चाहिए. इसी तरीके से अल्कोहल का भी मसला है कि देखिए, आपने कभी देखा कि कोई शराब के नशे में जाके किसी पुलिस ऑफिसर को मारा या अपने बॉस को मारा? नहीं सुना होगा, है ना. उसको घर का एड्रेस बराबर याद रहता है, अपने घर ही आता है, अपनी ही बीवी को मारता है. तो ये मिथ है, ठीक है. अल्कोहल ये अक्रॉस है, सब जगह है. ऑल्सो जब आप घरेलू हिंसा की बात करते हैं, मतलब ये सारे जो आपने कहीं ना कहीं हम स्टीरियोटाइप मान के चले कि हम सोचते हैं कि सिर्फ गरीबी में होता है ये, आई थिंक सो. बट ऑल्सो घरेलू हिंसा फिर से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ मारपीट पे ही रुक जाते हैं कि फिजिकल ही होता है. बट अगर आप थोड़ा उसके बारे में और बता पाए, जैसे आपने शेयर तो किया है शुरुआत में, बट थोड़ा अगर उसको और आप
एक्सप्लेन कर पाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ अगेन है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस है ही वायलेंस है, और ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जब मदद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि सबूत दिखाओ, एविडेंस दिखाओ, कहाँ चोट है, कितनी चोट है, खून निकल रहा है, तभी हम समझ रहे हैं। देखिए, घरेलू हिंसा 4 फॉर्म्स हैं जैसा मैंने कहा था। एक तो फिजिकल वायलेंस है, इकोनॉमिक वायलेंस है, वर्बल या साइकोलॉजिकल वायलेंस जिसको बोलते हैं, और सेक्सुअल वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस में मारपीट एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन किसी को डराना धमकाना, कई बार आपने देखा होगा कि उन्होंने हाथ से टच नहीं किया है लेकिन पूरे टाइम टेरर में रहते हैं, खाना उठा के फेंक देना, सामान को तोड़फोड़ कर देना, और जो है बिल्कुल हर वक्त गुस्से में रहना। तो इवन ये सब थ्रेटनिंग बिहेवियर्स हैं, है ना, इसका भी इम्पैक्ट उतना ही होता है। इसी तरीके से अगर कोई दिन रात आपको ताना मार रहा है, आपको कोई कमतर आंक रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकली आपके दिमागी जहनी तौर से आपको कितना परेशान हो सकता है। शायद जो चोट का निशान है आदमी वो मिट जाता है, भूल जाता है, लेकिन जो जहन पे चोट है, तुम्हारा दहेज नहीं लाए, तुम बेटा नहीं पैदा करके दिए, तुम काली है, तुम यूजलेस है, किसी काम के नहीं है, रोज तलाक देने की धमकी देना, अगर इस फियर में आदमी जिंदा है तो उसे क्या कहेंगे, है ना। सेक्सुअल वायलेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे खास करके घरेलू हिंसा के अंदर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो लोगों को लगता है कि सेक्सुअल वायलेंस जो है वो खास करके मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं है, बल्कि आप सेक्सुअल वायलेंस सीधा सिंपल किसको कहेंगे भाई, अगर कंसेंट नहीं है, मर्जी नहीं है, तो शादीशुदा रिश्ता जो होता है एक साथी का एक जो हम कहेंगे ना साथी है हमारा, वो अगर उसमें लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ज़बरदस्ती है, तो हम देखते हैं कि बहुत बार विमेन इतना सीवियर सेक्सुअल वायलेंस रिलेशनशिप में जा रही होती हैं, लेकिन शर्म के मारे वो बोल नहीं सकती हैं, और वो ट्रॉमा उन्हें अपने आप से नफरत होने लग जाता है, अपने बॉडी से, अपने रिश्ते से, हर तरीके से। फोर्सफुल है, डिलीवरी के इमीडिएट बाद भी जो है फोर्सफुल सेक्स होता है, जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन है उसको यूज़ ना करने देना, उसके लिए रोकना। कई बार देखा गया कि उनका औरत का इस्तेमाल एंटरटेन करने के लिए किया जा रहा है दूसरों को। आई थिंक ऑल्सो सेक्सुअल वायलेंस की जब हम बात करें सामाजिक तौर से हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में ही इतना शेम है, इतना गिल्ट है, exactly. और जब वो वायलेंस में सेक्सुअल वायलेंस के रिलेशनशिप में बदल जाता है देन इट बिकम्स इवन मोर ट्रॉमेटिक, मतलब और भी हम नहीं बोल पाते हैं बाहर। बिल्कुल, एक केस एग्जांपल मैं देना चाहूँगी इस पर कि हमारे एक सेंटर में ऐसा केस आया था और बहुत सारा उनके साथ बातचीत हुआ, और वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती थी। वो कहती थी मुझे बस डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से। तो काउंसलर ने काफ़ी वर्क किया उनके रिलेशनशिप में। हस्बैंड बहुत कीन दिखाई दे रहे थे, नहीं मैं रहना चाहता हूँ, मैं साथ में रखूँगा, मैं हर बात सुनूंगा, ये मतलब जो भी इनको तकलीफ़ है मैं दूर करूँगा। तो बहुत सारा बातचीत करके उनको जो है अंडरस्टैंडिंग करके एंड देन वो गई वापस। विद इन वीक्स वो वापस आ गई और उनकी वही डिलीवरी होकर के हुई थी और बेबी उनका बहुत छोटा था। काउंसलर, जब आप ये सोचिए कि एक काउंसलर से एक प्राइवेट स्पेस में भी वो महिला नहीं शेयर कर पाई। जब वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से वापस आ गई और काउंसलर के पास अगेन केस आया और उन्होंने समझने की कोशिश की, बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी में तब उन्होंने शेयर किया कि पहले बच्चे के वक्त भी मैं पोस्टमार्टम में थी और ज़बरन मेरे साथ सेक्स होता है और अननेचुरल और बहुत तरीके से वीडियोस और बहुत सारा चीज़ उन्होंने शेयर किया कि इस तरह से करते हैं और आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई फील सो अशेम्ड, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। सो आई थिंक देन काउंसलर मेड द हस्बैंड अंडरस्टैंड कि आप जो ये कर रहे हैं किस तरह से उनके ऊपर ट्रॉमा हो रहा है एंड दिस कम्स अंडर वायलेंस। और जब एक लंबा काउंसलिंग शौहर हस्बैंड के साथ अलग से चला इन चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग देने के बारे में, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कर रहे थे वो ऑलमोस्ट मैरिज ब्रेक के कगार पे थी। लेकिन व्हेन वो शेयर कर सके और काउंसलर वर्क कर सकी, देन वो जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ एंड देन कम टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि हाउ ये सारी चीज़ें भी एक वायलेंस के तौर पर मैनिफेस्ट होती है, कई बार जान करके और कई बार अनजाने में भी। और आप ऑल्सो फाइनेंशियल इकोनॉमिक वायलेंस की बात कर रहे थे, तो अगर उसका थोड़ा एग्जांपल आप दे पाए। इकोनॉमिक वायलेंस, जी मनीषा, इकोनॉमिक वायलेंस जनरली आप देखेंगे कई तरह से हो सकता है। एक तो हम बहुत सीधा सिंपल समझते हैं कि दहेज मांगना, दहेज के लिए ताने मारना एक क्राइम है या गलत है। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खर्चे ना देना, बच्चों की स्कूल की फीस ना भरना, आप जो कमा के लाई हैं वो छीन लेना,
हम लोगों ने जो बोल रहे हैं क्लास की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने MNCs में काम करने वाले और बहुत हाई पोस्ट पे वुमेन को देखा है जहाँ पर उनका अकाउंट जो होता है वो लिंक होता है और उनका सैलरी आते ही ट्रांसफ़र हो जाता है हस्बैंड को। और उनको एक केस में वो सिर्फ उतना ही पैसा देता था कि वो किराया लगाकर जा सकें और आ सकें, उसके अलावा उनको कोई फाइनेंस पे अपने कंट्रोल नहीं था। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सब तो आप भूल जाइए। तो इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिसमें आप खर्चे नहीं दे रहे हैं, जिसमें मेडिकल बिल नहीं दे रहे हैं, आप जो डेली टू लाइफ रन करने के लिए होना चाहिए, छीन लेना, उस पर कंप्लीट कंट्रोल रखना, दिस ऑल कम अंडर इकोनॉमिक वायलेंस। डॉक्टर फरजाना, बिफोर यू गो हेड, देयर इज सो मच, मतलब आप बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, बट बिफोर यू गो हेड, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर फरजाना ऑन सहेली संवाद। आप सुन रहे हैं सहेली संवाद, रेडियो मानू 90.0 FM का वुमेन्स शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. सुदर्शन जी कहते हैं, करुणा में शीतल अग्नि होती है, करुणा में शीतल अग्नि होती है जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय भी आर्द्र कर देती है। A quote by Roosevelt, "Remember, no one can make you feel inferior without your consent." अपनी नाकामी पर मुस्कुरा दो, तुम्हें कामयाबी व बामुरादी हासिल होगी। डॉक्टर मार्टिन। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं सहेली संवाद, रेडियो मानू 90.0 FM का वुमेन्स शो। दोस्तों, वेलकम बैक टू सहेली संवाद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फरजाना के साथ घरेलू हिंसा पर और मदद कैसे लें। सो डॉक्टर फरजाना, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ violence that is there, that is considered as domestic violence. There is physical, there is emotional, psychological, there is economic/financial, and there is sexual violence. But while we're learning about this, है ना, इतने सारे तरीके हैं violence के, but अगर इसका impact के बारे में हम बात करें, इसके impact, what is the impact, किस तरीके से impact करता है, families में किस तरीके से impact करता है, what is the repercussion क्या है? इसका देखिए, इनफैक्ट जब घरेलू हिंसा पर काम करने के लिए हमने स्टार्ट किया था और सोचा था कि इस पर काम किया जाए, उसका जो एक स्टोरी भी है और वो इम्पैक्ट से जुड़ी हुई है कि जब बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स के साथ और ग्रास रूट लेवल पे हम लोग गए और पूछना शुरू किया कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो औरत के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फाउंडर थी उनको बहुत था कि वुमेन के साथ कुछ किया जाए, और उनका बैकग्राउंड जो था वो फाइनेंस एंड बैंकिंग में था, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर किया जा सकता है औरतों के साथ।
बट वो हमेशा होमवर्क और हम लोग करके करना चाहते थे कि व्हाट इज़ द नीड एट ग्राउंड। और आप यकीन नहीं करेंगी, एक चीज़ जब पूछी गई क्या चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा महिलाएं जूझ रही हैं, उनको उनके लिए किया जा सकता है, ज़्यादातर औरतों ने जवाब दिया कि हमको घर में पीस चाहिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि घर में औरत परेशान है। तो जब अगर कोई किसी मसले से, कोई समस्या से, हिंसा से खास करके गुजर रहा है, तो उसका ट्रॉमा का भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है। WHO का आप स्टडी उठा के देख लीजिए, आप UN विमेन का स्टडी आप उठा के देख लीजिए, हमारी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस इस पे लगातार काम कर रही हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को आप देख लीजिए, जो एवरी सिंगल डे डील कर रही हैं। इसका असर बहुत ज़्यादा है औरत पे, और ये असर सिर्फ बहुत कैटेगरीज हैं इसकी। एक पूरा असर उनका जो है सेहत के ऊपर है। हिंसा और जो हेल्थ है वो बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने देखने होंगे महिला हिंसा के हॉस्पिटल्स के अंदर भी चलाए गए। मुंबई में दिलासा प्रोजेक्ट इस बात का एग्जाम्पल है। वहाँ पर देखा गया कि औरतों के अंदर बहुत तरह की बीमारियाँ हो रही हैं बिकॉज ऑफ वायलेंस। फिजिकली भी बहुत सारे हैं, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज विमेन के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं, वो भी लिंक है हिंसा से। एक पूरा फिजिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ तक कि मैंने एक केस देखा था, उसमें 2 टाइम्स उनका नाक ब्रेक कर दिया था और हैंड ब्रेक हो गया था। 30 इयर्स ऑफ मैरिज था। ये फिजिकल मारपीट, चोट जो दिखाई देते हैं, जिसमें ब्रोकन हैंड्स हो जाते हैं, ईयर ड्रम्स रैप्चर्स हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है, इस बहुत तरह ये जो लगातार मारा जाता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, अबॉर्शंस हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उनको अबॉर्ट कराया जाता है अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ये पूरा मामला चलता है। दूसरी तरफ है जो पूरा हिस्सा है उनके ट्रॉमा का, जो मेंटल टॉर्चर होता है, उसमें डिप्रेशन से लेके एंजाइटी से लेकर के सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अभी मैं 1 हफ्ते पहले एक केस का एग्जांपल देती हूँ। लखनऊ से मुझे वो केस कोई हैदराबाद में है और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रेफर हुआ, फ्रेंड के ज़रिए। वहाँ पर फादर फिजिकल कोई वायलेंस नहीं था और ठीक ठाक फैमिली के लोग थे, गुड एजुकेटेड, वेल ऑफ, लेकिन वो फादर का मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा फैमिली के ऊपर था कि उनकी मदर ऑलमोस्ट डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जिसको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। जो लड़की हमारे पास हेल्प के लिए आई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, और वो बच्ची का ट्रॉमा इस तरह से है, ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं उसको कि शी कांट ट्रस्ट एनीवन। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है कि इवन आफ्टर डूइंग MSc शी डोंट फील, वो उसको लगता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकेगी, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर बचपन से उसने देखा फादर यही ताना मार रहे हैं कि तुम लोग मेरे पैसों पर पल रहे हो, मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, तुम लोग यूजलेस हो। फादर ये कहते हैं कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं ख़राब आदमी हूँ, जब तुम्हारी शादी होगी तब जब तुम्हें कोई दूसरा आदमी मिलेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज अ मैनहुड। तो ये वो बच्ची को काउंसलिंग करते हुए काउंसलर ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन लेटर, कि एक पढ़े लिखी लड़की जो बहुत कुछ कर सकती थी, उसका मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा है कि आज की डेट में उसे ये नहीं लग रहा है कि वो घर के बाहर निकल करके एक पैकेट दूध भी खरीद के ला सकती है। सो ये पूरा जो मेंटल जो ट्रॉमा है, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइड कर लेती हैं औरतें, अटेम्प्ट करती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं, कॉग्निटिवली थिंक नहीं कर सकती हैं, लॉजिकली नहीं थिंक कर सकती। दीज ऑल आर थिंग्स। इकोनॉमिक जो कॉस्ट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिलियंस ऑफ डॉलर, ये पूरा आप देखेंगे कि जो हेल्थ फैसिलिटी, जॉब टर्नओवर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं प्रोडक्टिविटी में विमेन, उसकी वजह से वो पूरा एक बड़ा हिस्सा है। देन जनरेशन को जब पास होता है तो हेल्दी एटमॉस्फेयर में आदमी फ्लोरिश होता है, नर्चर्ड होता है, उसकी जो भी सलाहियतें होती हैं वो पूरी बाहर निकल के आती हैं। ऐसी फैमिली में ज़्यादातर बच्चे जहाँ हिंसा देखते हैं वो अल्कोहल की तरफ माइल हो जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, बुली बन जाते हैं, लड़के खास करके। लड़कों में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं।
क्रिमिनलिटी एक जन्म लेती है, बहुत सारे क्रिमिनल चीज़ों की तरफ भी वो लोग मायल हो जाते हैं। तो आई थिंक सुबह से शाम हो जाएगा अगर मैं बात करूँगी कि कितना इम्पैक्ट है हिंसा का। या आई थिंक आप इस एपिसोड में ही आप इतना शेयर कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न। और जब आप कह रहे हैं कि जब मेंटल हेल्थ ये कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसे वेन डायग्राम की तरह नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस और पेरेंटिंग का भी अगर हम रोल देखें इन 3 चीज़ों में, वो ट्रॉमा जो है इंटरजेनरेशनल जो हो जाता है। सो व्हाट आर सम वेज और आर देयर एनी वेज जिसमें हम उसको रिकग्नाइज करके रोक भी पाएँ? बिल्कुल, आई थिंक इस पर जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। इसको चाहे आप इसे कहें कि हमें स्कूल लेवल पे शुरू करना चाहिए, करिकुलम लेवल पे शुरू करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पुलिस, पूरा लीगल फर्टर्निटी का तो रोल है ही है। आई थिंक समाज के हर लेवल पे जब तक आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे कि ये घर का मामला नहीं है, और आप जब तक सबसे पहली चीज़ जो मैं सबसे पहले बात की थी, द रूट कॉज, कि जो पावर एंड कंट्रोल है, जो डिसरिस्पेक्ट है, जहाँ पर किसी को हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं साथी समझने के बजाय, बराबर समझने के बजाय, और ये अंडरस्टैंडिंग कि वुमेन को हमेशा ज़रूरत है किसी के कंट्रोल में रहने की, वो सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जो अभी की जनरेशन आ रही है वहाँ हम लोग एक अलग तरह का देख पा रहे हैं कि कैसे एक तरफ हम बहुत प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और हर चीज़ हम जाना चाहते हैं आगे, लेकिन कुछ मामलों में हम कैसे आज भी जो है 100 साल पुरानी सोच रख रहे हैं। ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। कई बार लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स इसलिए बढ़ गए हैं या ये मामले ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब औरतें बर्दाश्त करना छोड़ दी हैं। ये बात सच है, ये फैक्ट है, क्योंकि अब जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जब आपको अवेयरनेस आ रही है और सेम स्पीड से हमारा समाज या हमारे जो क्या कहते हैं मेन एंड बॉयज़ हैं, वो लोग रिलेशंस को नहीं समझेंगे, तो ये डिफ़िकल्टीज़ आनी ही आनी है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़नी ही बढ़नी है। इसको रोकने का यही तरीका है कि एक सेम लेवल पे सबकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, हर स्तर पर काम होना चाहिए, और इसकी शुरुआत फैमिली से होती है और बहुत ही टेंडर एज से होती है। जब बच्चे कहते नहीं है नर्सरी में जब हम ABCD लर्न करना शुरू करते हैं, वहाँ से अगर हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी देन ओनली वी कैन। और जो लीगल फर्टर्निटी है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि वो इम्प्यूनिटी है जो करके निकल जाएंगे का जो सोच है, वहाँ पर भी नहीं बात बनेगी, उसको बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर फरजाना, ब्रेक के बाद मैं पूछना चाहूँगी आपके रोल एज अ काउंसलर के बारे में। आई थिंक जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में इतना बात कर रहे हैं, ऑल्सो काउंसलर्स का क्या एक्सपीरियंस है? प्रोफेशनल ट्रॉमा होता है क्या? हाउ डज दैट प्ले आउट ऑन ऑल ऑफ योर माइंड एवरी डे जब आप ये कहानियाँ सुन रहे हैं? दोस्तों बने रहिए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फरजाना के साथ और हम आएंगे ब्रेक के बाद। You are listening to Saheli Samvad, Radio Manu 90.0 FM's Women's Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम जानेंगे इस्माइल मेरठी के बारे में। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में 1844 को हुई। बचपन ही से उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ था। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बड़ी तरक्की की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए, इल्म अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़ व शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए नज़में लिखीं और उर्दू की दरसी किताबें तैयार कीं। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं।
होने को आई सुबह तो ठंडी हवा, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया है खेत को हिलती है बालियाँ, पौरे भी झूमते हैं लचकती है डालियाँ। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के पसंदीदा और अहम शायर हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियाँ। उनका कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। दोस्तों, आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है इस्माइल मेरठी के बारे में, इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You're listening to Saheli Samvad, Radio Manu 90.0 FM's Women's Show. दोस्तों, वेलकम बैक टू सहेली संवाद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फरजाना के साथ घरेलू हिंसा पर। डॉक्टर फरजाना, ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी अराउंड प्रोफेशनल ट्रॉमा, बट उस सवाल से पहले मेरे पास एक और सवाल है कि घरेलू हिंसा को एड्रेस करने के लिए कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है। देखिए, स्टेक होल्डर इसमें सभी हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि फैमिली है, लार्जर सोसाइटी और कम्युनिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फर्टर्निटी के जो पूरी लोग हैं, और ऑब्वियसली लीगल फर्टर्निटी का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि पुलिस कई बार औरतों को नहीं पता होता। जब उन्हें कुछ नहीं पता होता तो कम से कम उन्हें 100 नंबर याद रहता है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में। सो ये हर स्तर पे सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। इसको नॉर्मलाइज जब आप कर लेते हो तो मामला बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये सेंसिटाइजेशन से आप इसकी सिवियरिटी को हाईलाइट कर सकते हो और इसके जो नुकसानात जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे उसको बता सकते हैं। तो इसमें हर किसी को जब अपना रोल लोग अदा करेंगे तो बहुत हद तक हम देख पाएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह के मामलों में, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इनफैक्ट अगर बहुत बड़ा अम्ब्रेला उठाएं तो उसमें हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज कनेक्शन 2-3 डिपार्टमेंट्स में देखते हैं जब डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस करने की बात आती है। एक तो है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि वुमेन जब उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कुछ हो ना हो लेकिन वो मेडिकल सपोर्ट या मेडिकल एक्सेस होता है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाएं, चाहे वो स्मॉल क्लिनिक्स में जाएं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं। अगर हमारे डॉक्टर्स और जो पूरे फर्टर्निटी है वो इस तरह से ट्रेंड है कि कई बार वो गिर जाती हैं जब उन्हें मार पड़ती है और वो जाती हैं उस चोट के लिए मदद मांगने के लिए, और डॉक्टर पूछता है कैसे लगा, तो मैं सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ये कुछ केस में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस काम करने के दरमियान बता रही हूँ। डॉक्टर उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होता है कि ये सीढ़ी से गिरकर चोट खाया हुआ निशान नहीं है। अगर वो सेंसिटाइज्ड है और अगर उसको ये लगता है कि उसका काम एज डॉक्टर सिर्फ गोलियां लिखना नहीं है, तो वो फर्दर 2-3 क्वेश्चन करके उसको सही रिसोर्स की तरफ गाइड कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स के साथ इसलिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो है वो पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, और मतलब मैं सेटिस्फैक्शन भी कई बार जाहिर करती हूँ कि तेलंगाना पुलिस ने काफ़ी सारे कदम उठाए इस मामले में, और हम लोग ट्रेनिंग से भी उनके जुड़े हुए हैं और बहुत सारा सपोर्ट इस तरह का हम लोग जो एक्सपर्टीज़ हैं हमारे पास वो पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं। सो जगह जगह जो सखी सेंटर्स अभी खोले जा रहे हैं, भरोसा सेंटर्स को बहुत स्पेसिफिकली सेक्सुअल वायलेंस के लिए किया गया है, सखी सेंटर्स को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डेडिकेट किया गया है। वहाँ पर भी जो है आप सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वो जो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए ताकि आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करिए। आप
कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कीजिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने। कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये बहुत ही एक वर्ड है जो ये दिखाता है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है। एडजस्ट कर लो। हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एडजस्ट कर लो, ये सब वर्ड्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और बल्कि उसके हिसाब से हमें ये कहना चाहिए कि हाउ वी कैन हेल्प, How can resolve it? और हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, हाउ कैन वी सपोर्ट यू। तो आई थिंक वो लैंग्वेज भी हमको सीखना पड़ेगा। और पुलिस में कई वर्टिकल्स हैं। एक तो डायरेक्ट पुलिस आप देखते हैं, फिर उसके बाद जो पूरा जुडिशियरी है जहाँ पर लीगल सिस्टम हमारा आता है, जब बहुत सारे मामले जब कोर्ट में चले जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्पेसिफिकली बनाया ही गया था कि जो औरत की ज़रूरत है, देखिए कोई भी औरत अपने शौहर को, एक बड़ा मिथ ये है कि जैसे ही हम पुलिस में जाएंगे उसे जेल हो जाएगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अगेन मिथ है। डोमेस्टिक वायलेंस 2005 जो है वो ये कहता है कि औरत को डोमेस्टिक वायलेंस से रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या क्या है? उसको घर से निकाल रहे हैं तो वो आदेश मिल सकता है कि वो घर में रहे। उसे खर्चा नहीं मिल रहा है तो खर्चा पाने का आदेश है। बच्चे कई बार छीन करके औरत को निकाल देते हैं, उसे कस्टडी, जो इमीडिएट कस्टडी है वो मिल सकती है। हिंसा रोक सकते हैं। अगर उसको जो नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेटरी ऑर्डर भी मिल सकता है मजिस्ट्रेट की तरफ से। तो घरेलू हिंसा में जब आप शिकायत करते हो तो किसी को जेल नहीं होती है, सबसे पहली बात ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि ये जेल वाला बहुत बड़ा मिथ है कि आप जेल भी जा दिया तो वापस ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। वो उस मिथ से भी हमें निकलना चाहिए। तो हमारे जैसे काउंसलिंग सेंटर्स हैं या सपोर्ट सेंटर्स है वुमेन के, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं थॉरोली। उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब आप जाते हो, 2005 का जो कानून है, वहाँ पर भी आपको वेरियस ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। वो एक सिविल ऑर्डर के जैसा मिलता है जिसको इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब वो मानने को तैयार नहीं होते हैं तब फिर जो है नेक्स्ट लेवल कार्रवाई शुरू होती है 2005 के एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। देन इट बिकम्स क्रिमिनल। अदरवाइज पहले क्या, वो एक सिविल ऑर्डर है कि उसको फॉलो करना होता है। कोई भी पार्टी को जेल नहीं होता है। आई थिंक ऑल्सो एक मुझे याद है टीवी पे एक एड आया था अराउंड डोमेस्टिक वायलेंस कॉल्ड द बेल बजाओ कैंपेन। yes. और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि एक छोटे से आई थिंक कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनको घर पे आवाज़ आती है कोई लड़ाई झगड़े की, और बस वो जाकर बेल बजाते हैं। एंड कैसे एज अ सिटीजन, वेदर आई एम नॉट पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम, वेदर आई एम नॉट पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, कैसे मैं भी जस्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को उस मोमेंट के लिए मैं डिसरप्ट करने की क्षमता है। So how everybody then plays a role in really addressing domestic violence. Yeah, you have summarized very well because इसके लिए किसी को पुलिस, कोर्ट, कचहरी वही नहीं है। देयर इज सो मेनी ऑप्शंस एंड वेज जिसमें एक कॉमन सिटीजन, पड़ोसी, हम लोग गॉसिप कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में, बट हम सपोर्ट नहीं कर पाते। एक वो बेल बजाने से ही कैसे वो कंटिन्यूएशन जो है वायलेंस का, एक तो वो ब्रेक होता है। दूसरी चीज़ है कि अंदर जो कमरे के अंदर बंद करके काम कर रहा है उसको ये पता चल जाता है कि मेरे इस एक्ट के बारे में लोग अवेयर हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये चार दीवारी के अंदर करके मैं निकल जाऊंगा और बाहर समाज में मेरी इज्जत, मैं एक बहुत ही जेंटलमैन का जो मेरी भूमिका है उस पर भी कहीं डेंट नहीं आएगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और ज़्यादा शेयर बनाता है जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर फरजाना शेयर करने के लिए। रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द इनक्रेडिबल वर्क जो आप कर रहे हैं माई चॉइसेस फाउंडेशन के ज़रिए। आई थिंक दूसरों की हेल्प करते करते, हियरिंग ऑल ऑफ दी स्टोरीज एवरी डे, आप दूसरों की मदद करते हैं। आप खुद की मदद आप कैसे करते हैं? हाउ डू यू सपोर्ट योर सेल्फ वाइल यू आर सपोर्टिंग अदर्स? ये एक बहुत अहम सवाल है और आई थिंक अगर आप डेटा देखेंगे तो जो काउंसलर्स में बर्नआउट होता है वो हाईएस्ट होता है, खास करके जो लोग वायलेंस एंड अब्यूज़ से को देखते हैं। सो हम लोग आई थिंक माय चॉइसेस में बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि टीम एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती है और हम लोग स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं काउंसलर्स के लिए भी, टीम के लिए भी। तो जब उनका बर्नआउट हो जाता है तो उनको हम दूसरे काउंसलर के पास, प्रोफेशनल्स के पास भेजते हैं जहाँ पर वो लोग वेंटिंग कर सकें, यानी उसको एक्सप्रेस कर सकें और जो उनकी हीलिंग है वो हो सके। ब्रेक देने का भी प्रोविज़न है कि थोड़े वक्त के लिए वो लोग ब्रेक ले सकते हैं काम से। 5 days वर्किंग है तो सैटरडे संडे कम्प्लीटली रेस्ट ले सकते हैं काउंसलर्स करने के लिए। और
और टीम को इनकरेज किया जाता है कि आप सैचुरेशन की स्थिति आने से पहले आप अपनी आवाज़ रेज करिए, आप कहिए कि हमको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, क्योंकि क्लाइंट के साथ या जो सर्वाइवर आ रही है उसके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राइवेट सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, स्किल बिल्डिंग बहुत सारा हम लोगों के यहाँ कॉन्टीन्यूअस चलता है काउंसलर्स के साथ। सो आई थिंक और जो सपोर्ट सिस्टम है अराउंड सेंटर्स वो बहुत इनक्रेडिबल है। सो मेरे ख्याल से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वरना काउंसलर्स की लाइफ जो होती है इस तरह के काम करने में बहुत लंबी नहीं हो पाती है। सो इफ़ वी रियली वांट टू डू अ मीनिंगफुल वर्क, इम्पैक्टफुल वर्क, तो अपने सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करना और इस तरह के प्रोविजंस रखना फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड बहुत ज़रूरी है, और वो हम करते हैं कॉन्टीन्यूअस। थैंक यू डॉक्टर फरजाना, बहुत ही एनरिचिंग डिस्कशन रहा है इस एपिसोड में घरेलू हिंसा पर और उस पर हम मदद कैसे लें उस पर। ऑल्सो जो आपने वर्ड यूज़ किया है हीलिंग, आई थिंक वो बहुत ही सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कहीं ना कहीं कि हम हील हो पाएँ फ्रॉम अ कम्युनिटी लेंस, कि घरेलू हिंसा सिर्फ घर का मामला नहीं है, हम सबको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू मनीषा। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही एनरिचिंग डॉक्टर फरजाना के साथ। हम लौटेंगे एक और एपिसोड, एक और दिन और एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ आरजे मोनिशा, साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे थे सहेली संवाद रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।